कहते हैं शादी होने के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा 12th करने के बाद पराया हो जाता है। फिर तो पड़ोसियों को भी चिंता सताने लगती है। हाय गोनुआ के बेटा 2 पैसा कमा के काहे नहीं लाता है? आगे पढ़ना है तो कमा के पढ़ो। अब तो इंटर पास कर लिया। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। हर शाम को नाश्ते के लिए दिए जाने वाले खर्चे को लेकर बाबूजी का रूखा व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। अब घर के काम में भी हाथ बटाने में मेरी नानी मरती थी, और अगर फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए तो घर वाले कुछ दिनों के लिए रिश्ता नाता ही तोड़ देते। इस बार भी रिचार्ज खत्म हुए पूरे 11 दिन हो चुके थे। यार दोस्त अब दूरियां बनाने लगे थे। अबे ये भड़वा रिचार्ज नहीं कराया क्या अब तक? अरे फिर से हॉटस्पॉट मांगे। अबे रिचार्ज नहीं करा सकता, फोन क्यों रखता है? ना जाने कैसे कैसे ताने सुनने को मिल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब समस्या देता है तो समाधान भी उसके आसपास ही कहीं ना कहीं छोड़ता है। बगल के मोहल्ले में कुछ बच्चों को पढ़ाने वाला ट्यूशन मास्टर अपनी नौकरी लगने पर बाहर चला गया। उसके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया मास्टर ढूंढने लगे, लेकिन तभी किसी भले आदमी ने मेरा नाम सुझाया। उन बच्चों का एक नया मास्टर बन चुका था मैं। 200 रुपए महीने के हिसाब से 11 बच्चों से पूरे 2200 रुपए महीने के मिलने वाले थे। जीवन में एक नया उमंग आ चुका था। 2 से 20 तक का टेबल, 1 से 100 तक की गिनती, जोड़ घटाव से वर्गमूल तक, और थोड़ा हिंदी इंग्लिश पढ़ना सिखाना, इन सब की रिवीजन करते हुए मैं अपने टीचिंग कैरियर में कदम रख चुका था। महीने बीते, बच्चों की फीस आई। 2200 की जगह 1300 ही आए, लेकिन मैं फिर भी खुश था। दिन धीरे धीरे अब ठीक ठाक ही बीत रहे थे, लेकिन हर रोज की वही दिनचर्या वाली जिंदगी अब औसत दर्जे की जिंदगी हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ऊपर वाले ने एक नई खुशी भेज दी। अपने छोटे भाई को ट्यूशन लगवाने एक 17-18 साल की नौजवान कन्या लाल प्लाजो कुर्ती में शर्माते हुए ठीक सामने खड़ी थी। जानते हुए भी कि स्टूडेंट कौन है, कंफ्यूजन में उसका ही नाम पूछ लिया, सुनैना। लेकिन मुझे नहीं, मेरे छोटे भाई संतोष को पढ़ाना है। ओह संतोष को पढ़ाना है, मुझे लगा आप आई हो। उसकी मुस्कुराहट और अदाओं ने तो जैसे एक नई ऊर्जा ही जागृत कर दी थी। हमारी बातचीत अब संतोष के नोटबुक के पिछले पन्ने पर लिखे हेलो हाय से होने लगी थी। नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर घंटों तक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल। छुप छुप के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। ख्याली पुलाव भी तेज आंच पर पकने लगे। कभी गोलगप्पे की दुकान पे जीने मरने की कस्में खाते, तो कभी गांव से दूर किसी बाजार में हाथ डाले बच्चों का नाम सोचते। समय बीतता जा रहा था और साथ ही साथ घर वालों का शक भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने आगे से आकर मेरा रास्ता रोका। मैंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और ऐसे मेरा रास्ता क्यों रोका? तो उनमें से एक ने कहा कि मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं कि छौड़ी पटाने? क्या कह रहे हो तुम लोग? ओ सर जी, आपका सब चैटिंग संतोषबा की कॉपी में से हम पढ़े हैं। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुनैना के बाप भाई को आपका लव स्टोरी बताने के लिए हमारा इंट्रोडक्शन जानने का जरूरत नहीं है, बुझे? मेरी तो जैसे फटके ही हाथ में आ गई। पिछले बार दुर्गा पूजा में आप ही के गांव का लड़का धराया था हमारे टोला की लड़की के साथ। पता है ना क्या हुआ था? सुरेशबा का तो नुन्नू काट दिया था, तो उनको इन लोगों ने पीटा था। मेरी तो जैसे सूसू ही निकलने वाली थी। बिना कुछ बोले एकटक उनको देखे जा रहा था। तो बताइए क्या किया जाए? आपका प्रेम प्रसंग बंद होगा कि आगे की कार्यक्रम हम लोग डिसाइड करें?
इतनी सम्मानजनक धमकी सुनकर मैं अंदर तक हिल चुका था। उनसे नजरें बजाकर मैं आगे बढ़ने लगा। सोचिएगा मास्टर साहब, उन लड़कों की धमकी सुनैना का ख्याल नहीं आने दे रहा था, लेकिन वही सुनैना को खोने का डर रात को सोने नहीं देता। सुनैना को सारी बातें बताई तो वो पूरी तरह घबरा गई। खुद के जान की परवाह और सुनैना से बिछोड़ने का डर, मेरी तो जैसे सारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उन लड़कों का ब्लैकमेल बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुनैना भी ठंडी आहें भर रही थी और इधर मेरी भी अल्हड़ जवानी फूट रही थी। और तभी एक रात हमने अचानक से एक प्लान बनाया। अपने घर के ड्रॉअर से मैंने 10,000 रुपए चुराए और उधर सुनैना को भी कुछ जुगाड़ लेने को कह दिया। न मैंने अपने परिवार को अपनी प्रेम कहानी बताई, न सुनैना बता सकती थी। हमें पता था कि हम दोनों के ही परिवार वाले नहीं मानने वाले। और ठीक उसी रात हम दोनों गांव से भागकर शहर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। मेरा मित्र संदीप हमें अपनी बाइक पर चढ़ाकर छोड़ने आया था। अगले आधे घंटे बाद जालंधर सिटी की गाड़ी खुलने वाली थी। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और एक नई दुनिया बसाने के लिए माँ बाप की बसाई हुई दुनिया को छोड़कर शहर से काफी दूर निकलने वाले थे। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जालंधर में जाना कहाँ है। तभी मुझे याद आया कि मेरे गांव के कुछ लड़के जालंधर में ही रेलवे लाइन में काम करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन लोगों का नंबर निकाला और अपनी सारी कहानी उनको बता डाली। दोस्त बड़े भरोसे के थे, इसीलिए उनके बताए ठिकाने पर स्टेशन से गाड़ी पकड़ के सीधा उसी ठिकाने पे पहुंच गया। दोस्त ने एक कोठी में रूम तो दिलवा दी, लेकिन आगे क्या करना था कुछ समझ नहीं आ रहा था। चूंकि सुनैना पूरी तरह 18 साल की भी नहीं थी, तो कहीं कोर्ट में जाकर शादी भी नहीं कर सकते थे। अगल बगल के पड़ोसी हमें देखते तो काफ़ी बातें बनाते, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोठी का मालिक खुद कोठी में नहीं रहता और इसीलिए हम अपने घर में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के सुनैना के वहाँ रहने से कुछ औरतें बात बनाने, लेकिन वो लोग कुछ और ज़्यादा बातें बनाए उससे पहले ही मैंने सुनैना की मांग भर दी। बाहर कितनी भी आग लगी हो, लेकिन उस बंद कमरे में हम दोनों काफी खुश थे। सुनैना को रोटी बनाने नहीं आती थी, इसलिए हम दोनों चावल खाते थे। राशन और किचन के सारे सामान का जुगाड़ दोस्त ही कर देता था। लेकिन धीरे धीरे महीना बीता और हमारे सारे पैसे खत्म होने लगे। हम दोनों ने फैसला किया कि 5-6 महीने तक यूं ही छिपे रहने के बाद हम कोर्ट से शादी कर लेंगे जब सुनैना 18 की हो जाएगी। लेकिन उतने दिनों तक यहाँ रुकने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। अब ये सारी बातें जब दोस्त को बताई तो उसने एक गत्ते बनाने वाली फैक्ट्री में काम लगवा दिया। पगार अच्छी खासी थी, लेकिन कभी शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से ऐसे फैक्ट्री में काम करने के बाद तो मेरी जैसे फटके ही हाथ में आ जाती थी। पर फिर भी 12 घंटे की मेहनत के बाद जब रूम पर अपनी सुनैना के पास आता तो सारी थकान छू मंतर हो जाती। हालांकि रोटी अभी भी जली ही बनाती थी वो। धीरे धीरे महीना बीता, मेरी सैलरी आई और पहली सैलरी से मैंने सुनैना के लिए चूड़ी खरीदी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम दोनों ही बेहद खुश थे। लेकिन फैक्ट्री में काम करते हुए मैं थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा था। सुनैना अपना पूरा ध्यान खुद को सजाने और संवारने में लगाने लगी, ताकि थककर उसके पास जाऊं तो उसकी खूबसूरती देख के खाने का स्वाद भूल जाऊं। ढंग का खाना खाए अब 3 महीने हो चुके थे। अब कैसे कहूं कि जितना समय खुद को सजाने और संवारने में लगाती हो, उतने में खाना बनाना सीख जाती। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी मैं फिर भी खुश था। सुनैना को कुछ करने में ज़्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े, इसलिए उसकी सहूलियत की सारी चीज़ें लाके घर में रखती। टीवी, फ्रिज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़ें। हालांकि सब सेकेंड हैंड ही थे, लेकिन काम चलाऊ थे। 5 महीने बीत चुके थे
अब धीरे धीरे मैं थोड़ा रुखा रुखा रहने लगा था। 12 घंटे की कड़ी मेहनत और ढंग का खाना न मिले तो इंसान का पेट सिर्फ बीवी की खूबसूरती से तो नहीं भर सकता। सुनैना की भी अब शिकायतें बढ़ने लगी थी। तुम पहले जैसे ना तारीफ नहीं करते, ये क्या मुंह लटकाए हुए हो, थोड़ा खुश रहो ना। मैं चाहकर भी पहले जैसा एनर्जेटिक और एक्साइटेड नहीं हो पाता था। धीरे धीरे हमारा व्यवहार बदलने लगा था। 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम करने के बावजूद ढंग का खाना न मिलने से शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती थी। तभी एक बड़ी ही अनचाही घटना घटी। सामने की बिल्डिंग में 2 नौजवान बैचलर्स रहने आए। दोनों जवान हट्टे कट्टे और मुझसे भी काफी ज्यादा हैंडसम थे। अब सुनैना के किसी भी काम के लिए बाहर निकलने पे मुझे डर लगता। मैं अब इनसिक्योर रहने लगा था। अब मैं पूरी तरह सुनैना के ऊपर रौब जमाने लगा था। ये दरवाजा हमेशा बंद करके क्यों नहीं रखती? अरे क्या कर रही हो बालकनी में? कितना टाइम लगता है तुम्हें छत से कपड़ा उतारने में? मेरे इतने रोक टोक पर सुनैना भी परेशान होकर उल्टा जवाब देने लगी। तू घर से निकलते ताला मार दो ना, जाते हो तो। लड़के उतार रही थी बालकनी में, अब से ना टाइमर सेट कर दो कपड़े उतारने के लिए। देखो इतना रौब मेरे ऊपर मत झाड़ो। हाँ, सुनैना का यूं बेबाकी से जवाब देना मेरा ईगो हर्ट कर रहा था। अरे कमाता मैं हूँ, सब कुछ अरेंज मैं करता हूँ, घर का भी आधा काम मैं ही करता हूँ, तो इतना शासन तो कर ही सकता हूँ। धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी। मैं चाहकर भी अब पहले जैसा नहीं हो सकता था। और सुनैना का यूं अपनी आज़ादी और फरमाइश पूरी करने के लिए ऐसा लड़ना झगड़ना उसका एक अलग ही रूप दिखा रहा था। प्यार करते थे इसलिए भगा के लाए, कमा के खिलाते हो क्योंकि पति हो। मेरे बाप ने तो कभी इतना रौब नहीं दिखाया। ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरा इतना मेहनत करना व्यर्थ लगने लगा। सिर्फ मैंने प्यार किया था और तुम्हें क्या किडनैप करके लाया था क्या? बंद कमरे में घंटों तक हमारी बहस होती रहती। न सुनैना कम थी, न ही मेरा ईगो और गुस्सा। बहुत जल्द ही ये बहसबाजी हाथापाई में बदलने लगी। घर के सामान अब हथियार बन चुके थे। ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता अस्त व्यस्त हो चुका था। एक बंद कमरे में भी हम साथ रहकर कोसों दूर रहने लगे। शनिवार की शाम थी। बुरी तरह थका हुआ मैं भूखा प्यासा रूम पर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो सुनैना अपने फ़ोन के साथ बिजी थी। मैंने अपने कपड़े उतारे, मुँह हाथ धोए और खाने के लिए बैठकर इंतज़ार करने लगा। सुनैना का व्यवहार पहले से काफ़ी चेंज हो गया था। वो खाना देने के लिए इस अंदाज में उठी जैसे मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो। थोड़ी देर बाद थाली मेरे सामने थी। गीला चावल, दाल में नमक ज़्यादा और हल्दी वाली पानी में कच्चे आलू वाली सब्जी। वो लड़का जो कभी लौकी की सब्जी पकने पर, दाल में नमक कम होने पर, करेले की भुजिया बनने पर जिसके लिए अलग से सब्जी बनाई जाती थी, मनपसंद खाना न मिलने पर माँ को खड़ी खोटी सुनाया करता था, वो आज 12 घंटे कंपनी में मेहनत करने के बाद ये खाना खाने को मजबूर। अरे जिसके लिए घर छोड़ा, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो एक वक्त का खाना ठीक से बना के नहीं खिला सकता। और तो छोड़ो, उसके ऊपर इतने नखरे। तेरी खूबसूरती क्या चाटूंगा मैं और उससे मेरा पेट भर जाएगा। क्या बनाया है ये? मुझे जैसे बनाने आता है वैसे ही बनाया है मैंने। थाली सुनैना के मुंह पर फेंक कर मैं बाहर चला आया। अंदर किसी कोने से आवाज जरूर आ रही थी कि मैंने गलत किया है, लेकिन उसे डिफेंड करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे। प्यारी किया तो दोनों ने सेम किया ना। उसको अपनी मर्जी से ऐसे ही भगा के तो नहीं ले आया। ठीक है, तुमको घर के काम नहीं आते, लेकिन मैं भी मजदूर थोड़ी ना पैदा हुआ था यार। एक तो अपने घर में चोरी की और ऊपर से भाग के कैसे कैसे करके यहाँ आए। अपने घर में कभी झाड़ू ना लगाने वाला बंदा यहाँ तुम्हारे साथ सरवाइव करने के लिए गत्ते फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम कर रहा है। जब मैंने ऐसे सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया तो तुम इतने महीनों के बाद अभी तक खाना बनाने नहीं आया तुम्हें। घर में पोछा लगाए 2-2 हफ्ते हो जाते हैं, वो भी संडे को मैं ही लगाता हूँ। कपड़े धोने में परेशानी ना हो इसलिए वॉशिंग मशीन ला के रखा है, फिर भी कपड़े धुले नहीं जाते ठीक से। मेरी अनपढ़ माँ को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो यूट्यूब से नए नए रेसिपीज अपने फैमिली के लिए ट्राई करती है। तुम्हारे हाथ में 5G है, इतना टाइम है, फिर भी यूट्यूब से सब्जी बनाना नहीं सीखा। मैं नहीं कहता कि तुम पतिव्रता बन जाओ, बैठ के 3-3 घंटे तक मेरे पैर दबाओ, लेकिन कम से कम पति काम करके आता है, थका है तो पानी तो पूछो कम से कम। कितने दिन तुम्हें कहा है कि जो आज कमर दर्द कर रहा है यार, लोडिंग किया है। कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि तुमने तेल निकाल के बोला हो थोड़ा मालिश कर दूं।
मेरी शिकायतें सुनैना के लिए बढ़ती जा रही थी और सुनैना की शिकायतें मेरे लिए। मुझे काफ़ी पछतावा हो रहा था कि इतनी कम उम्र में बिना कोई कैरियर सेट किए लेकर ही क्यों भागा इसे। अब हम दोनों ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। न सुनैना खुद को इम्प्रूव करना चाहती थी, न मैं उसे ऐसे सहने वाला था। मैंने उसे कभी फिजिकली या मेंटली चेंज होने के लिए तो मजबूर नहीं किया, लेकिन इंसान रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो सीख सकता है। तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं कर लूंगा, तो कम से कम जो मैं गुस्से में कहता हूं दो चार बातें पलट कर जवाब मत दो ना। सुनैना अब मेरे लिए गर्दन की हड्डी बन चुकी थी। जब से घर छोड़कर भागा तब से आज 6 महीने तक कभी नॉनवेज नहीं खाया, क्योंकि ना मुझे बनाने आता था ना ही सुनैना को। मैं सुनैना से आखिर में बस 2 ही चीज़ें चाहता था। पहला कि वो मेरे गुस्से के सामने शांत रहे, और दूसरा ये कि मैं जी भर के नॉनवेज खाऊं। आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं, सुनैना एकदम शांत है और मैं पूरे 11 दिनों से लगातार नॉनवेज खा रहा हूँ। सुनैना